Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel, The Charter Box. Today, I bring you the episode number 2 of Conversation with दसू. मैं दसू मकवाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा गेस्ट है सीए वर्धमान दग्गा सर, जो सीए स्टूडेंट्स के बीच में टैक्सेशन के एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। सर के एक्सपीरियंस और टीचिंग अप्रोच नए सीए एक्सपीरियंस के लिए एक वैल्यूबल असेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंसाइटफुल डिस्कशन। हेलो सर, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया सर। क्या चल रहा है आजकल? रिजल्ट आने वाला बस। है। हाँ जी, एक तो सीए स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेजेस कि सर रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इस बार पासिंग परसेंटेज क्या रहेंगे सर, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट डेट। तो अभी तो यही चल रहा है सर, हॉट टॉपिक। ओके सर। तो सर शुरू करें अपनी पॉडकास्ट विद सीए वर्धमान दग्गा। थैंक यू सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर। तो सर आप अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करें तो मेरा मेनली हर प्रोफेसर से यही होता है कि आपको सीए बनने, वाई सीए, सीए बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? एज सच इंस्पिरेशन मेरा ये था कि मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर है, वो खुद भी सीए है। एंड ओके। हम फाइनेंशियली बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे। तो मेरे पापा का कहना ये था कि बेटी तो सीए करके चले जाएगी, घर में अगर कोई एक सीए रहेगा तो ऐसा रहेगा कि हम फाइनेंशियली वापस स्ट्रांग हो जाएंगे, वापस स्टैंड हो जाएंगे। तो ऐसा था कि हाँ, कहीं ना कहीं पापा का जो एम था या मोटिव था, तो उसको पूरा करना था, तो उसके लिए मैंने सीए सिलेक्ट किया था। एंड आई पर्सनली थिंक कि मैंने जो डिसीजन पापा को की बातें मान के लिया, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स प्रूविंग वेरी फ्रूटफुल फॉर मी एंड माई फैमिली। ग्रेट सर। तो सर आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते थे, अपना बिजनेस भी कर सकते थे, तो एज अ टीचर ही क्यों? मैंने ना सीए का कंप्लीट होने के पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, 1 to 2 years बिफोर स्टार्ट किया था। ओके। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। हम्म। तो मुझे ये बोला गया था कि एक बार आप पढ़ा के देखो, इन केस स्टूडेंट्स को नहीं जमा या प्रॉपर नहीं लगा तो वी कैन स्विच फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो एंड फॉर जॉब ऑल्सो। तो वो दोनों अपॉर्चुनिटीज ओपन थे। तो ओके। आई स्टार्टेड टीचिंग विद 1 or 2 स्टूडेंट एंड within 1 to 2 years that 1 to 2 student growth from 1 to 2 to 125 students। हम्म। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखा मुझे एंड बहुत अच्छी फीडबैक थे स्टूडेंट से। तो आई थॉट कि लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस कैरियर ऑल्सो। ओके। तो फिर सर सिर्फ टैक्सी क्यों, मतलब पहले तो अकाउंट्स भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में था, फिर ऑडिट भी जी। था थियरी में, तो टैक्सी क्यों? मुझे टेक्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ओके। एज सच सबसे बेस्ट बात इस सब्जेक्ट की ये होती है कि इट चेंजेस एवरी टाइम। हर दिन कुछ नया है, हर पल कुछ नया है। हर यस। पर्सन की सोच अलग है, और हर पर्सन का बिजनेस करने का तरीका, इनकम दिखाने का तरीका, एंड एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट। तो हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, नथिंग इज रिपीटेटिव इन नेचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ नया हर दिन सीखने को मिलता है तो वो जो एक इंटरेस्ट जगता है, वो बड़ा अच्छा होता है। तो मुझे हर दिन कुछ नया सीखना बड़ा पसंद था, तो इसीलिए मैंने टैक्सेशन सब्जेक्ट ऑप्ट किया। ओके। तो सर आप टैक्स अपने खुद के बेस पे भी आप पढ़ा सकते थे, जैसे आजकल ऑनलाइन सब पढ़ा रहे हैं, अलग अलग फैकल्टीज। तो फिर ये अरहम इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट करने का और वो ज्वाइन करने का थॉट कैसे आया, और उसके पीछे क्या आपकी प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो आप शेयर करना चाहोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली। मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो जो मेरे जिया जी हैं जिन्होंने मुझे लेके आया था टीचिंग फील्ड पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट, एक बार पढ़ाना स्टार्ट करते। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड पे लेके आया, और वही हैं जो मुझे अरम इंस्टीट्यूट में लेके आए। ओके। तो इसलिए वो मेरा बैकग्राउंड था कि मैं उनके साथ ज्वाइन किया, एंड स्टिल वी आर टुगेदर एंड वी यस। बोथ आर प्रोसेसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ओके सर। तो फिर सर आपको ज्यादा क्या कंफर्ट लगता है, ऑनलाइन पढ़ाना या फिर एक इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन होके फेस टू फेस पढ़ाना? दोनों में अपने साइड से मजे, बहुत मजा है, दोनों में बहुत मजा है। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। और ऑनलाइन में भी जब स्टूडेंट आपसे डाउट पूछते हैं,
कई सारी क्वेरीज पूछते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट जगह से ज्वाइन करते हैं। तो वो यस। अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग टाइप के डाउट्स आते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो दोनों सेंस में बड़ा मजा आता है। एंड ऑफलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ यस। जब स्टूडेंट के डाउट्स में एक्सप्रेशंस होते हैं, कोई टॉपिक में एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है देख के उसको, कि स्टूडेंट यस। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये टॉपिक कैसा था, क्या था। और टेक्स्ट में जब बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं ना कि एक हॉट टॉपिक है, बजट हर बार का हॉट टॉपिक होता है, टैक्स एक यस। हॉट टॉपिक होता है। और हर एक बच्चा जो कहीं ना कहीं से सीए से जुड़ता है, वो अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं यही सोचता है, अरे यार टैक्स बहुत लगा रही है गवर्नमेंट, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में शुरू से टैक्स को लेके एक एंथुजियाज्म होता है। तो वो एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। ओके। तो मतलब आपको फिलहाल ज्यादा क्या पसंद है? कोई एक चूज करना हो तो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चे मेरे सामने रहे फेस टू फेस, मुझे और मजा आएगा पढ़ाने में, बहुत मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, लेकिन सर आजकल ये जो ट्रेंड हो रहा है, मतलब पहले कोविड से पहले 99% ऑफलाइन थे, और अभी 95% प्लस ऑनलाइन बच्चे आ गए हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, तो उस पे आप क्या व्यूज देते हो? तो अभी आपको क्या, मतलब देख रहे हो, क्योंकि आपको तो ऑफलाइन ज्यादा पसंद है। मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो ऑनलाइन का ट्रांजिशन आया है उसका बहुत बेनिफिट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन नहीं आ पाते, या बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्लेसेस पे रिसाइड करते हैं कि क्लासेस तक नहीं आ पाते। यस। तो ऑनलाइन होने के कारण आई पर्सनली बिलीव कि अभी जो स्टूडेंट से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, कनेक्शंस हो रहे हैं, वो बड़े जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में मैं एक क्लास पे लिमिट हूँ, वहीं बैठा हूँ, वो जो सामने दिख रहे बच्चे उन पे लिमिट हूँ। बट जब मैं ऑनलाइन में हूँ तो मैं पूरे इंडिया लेवल पे हूँ। तो इंडिया लेवल पे स्टूडेंट मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसीलिए मैं पर्सनली ये भी बिलीव करता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेता है, मैं कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट बार बार करते रहता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट को ये टच फील ना हो कि सर मैं आपसे बहुत दूर हो गया, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट सर मुझे आपसे एक कनेक्शन चाहिए। मुझे वो फील चाहिए कि एक स्टूडेंट और टीचर का कनेक्शन है। ताकि सर कहीं ना कहीं मुझे भी ये वाली फील है कि मैं भले ही ऑफलाइन नहीं आ पाया, बट ऑनलाइन में मुझे वो फील मिला और उसका मुझे बेनिफिट मिला। तो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन मार्केट इज क्वाइट ग्रोइंग। और एज सच मैं बोलता हूँ ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहे, या कोई भी रीजंस हो, या कोई भी चीजें हो। बट ऑनलाइन आज एज सच मैं बोलता हूँ बहुत बहुत फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर वो अपने कन्वीनियंस में घर बैठ के उसी टाइम क्लासेस भी कर सकते हैं, एंड अपनी पेस पे भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्डेड पे जाए तो। यस। तो थिंग्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, और बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज भी हो रही है। ओके। तो सर, आप टैक्सेशन पढ़ाते हो, तो मतलब स्टूडेंट्स, उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आता है, राइट? तो इनकम जी टैक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, जी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड जीएसटी इज थियोरिकल। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और जीएसटी पे कम, क्योंकि लेकिन एट द एंड दोनों के मार्क्स तो सेम ही है। तो जी। इस पर्सपेक्टिव पे दोनों स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए while they are studying taxation? ओके। मुझे एक जो स्टूडेंट के कंसेप्शन चलते हैं, जो उनकी सोच चलती है, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा माइंडसेट उनका चेंज करना चाहिए। उससे ना उनके पढ़ने के व्यूज और थॉट प्रोसेस चेंज होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट क्या क्या सोचता है कि इनकम टैक्स इज क्वाइट प्रैक्टिकल, ये पूरा ही प्रैक्टिकल है, मैं पूरा प्रैक्टिकल जैसे पढ़ूंगा। और जीएसटी को वो ये सोच लेता है कि प्योर थियोरिटिकल है, ये थ्योरी जैसे मुझे बुक उठा के रटना होगा एंड मुझे पढ़ना होगा। बट Yes. आई पर्सनली बिलीव, जब मैं कभी कोई स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ दोनों सब्जेक्ट, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ आप जैसे इनकम टैक्स में कनेक्ट करते हो कि सर ये Yes. पर्सन की ये इनकम है, इसका ऐसे टैक्स होगा, ऐसे बच सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं। वाई नॉट इन जीएसटी? क्योंकि जीएसटी से भी आप प्रैक्टिकली उतना ही टकराते हो। आज मैं अगर डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहा हूं तो मैं वहां पर भी 5% जीएसटी दे के आ रहा हूं। तो मैं Yes. वहां बैठ के ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे डोमिनोज गुड्स दे रहा है कि सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या करना चाह रहा है। आज एक एजुकेटर जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे गुड्स दे रहा है, क्या वो मुझे अपनी बुक्स दे रहा है तो गुड्स दे रहा है, कि वो मुझे एक Yes, सर्विसेज दे रहा है। services. तो मुझे ऐसा लगता है दोनों सब्जेक्ट को, दोनों चीजों को अगर आप प्रैक्टिकली लेके चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर आप जीएसटी को प्योरली थ्योरेटिकल सोचने रहोगे तो आई थिंक कई बार स्टूडेंट को वो बर्डन लगने लग जाता है कि अरे यार थ्योरी हो गई है, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है। बट उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके पढ़ो, इट्स वेरी नाइस, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जीएसटी इज वेरी हॉट टॉपिक इन मार्केट। एंड बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी और आप उससे मार्केट से भी कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे चल रहा है जीएसटी। ओके सर। तो सर, ये इनकम टैक्स और जीएसटी का आपने जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दिया, तो एज अ जी। सीए और एज अ सीए एस्पिरेंट, वो दोनों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पर्सपेक्टिव करना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए एज अ हाँ, सीए और सीए एस्पिरेंट? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमें एग्जाम बस पास होने के लिए पढ़ना है, एक बार यस। पास हो जाए फिर देखेंगे सर जो होगा आर्टिकलशिप में। ये यस। बहुत सारे स्टूडेंट की थिंकिंग है। तो मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, सर जब आप आर्टिकलशिप इंटर्नशिप में जाओगे, बिलीव मी, अगर आपने टैक्सेशन के प्रैक्टिस के लिए गया है तो सामने वाला कंसर्न पर्सन आपसे पूछेगा कि टैक्स के बारे में आप क्या समझते हैं। क्योंकि मेरे ही कुछ स्टूडेंट है, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो बिग फोर पे हैं, कुछ स्टूडेंट है जो पर्टिकुलरली जीएसटी में काम कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट कि सर जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, दे आर आस्किंग अबाउट कि आपने जीएसटी क्या समझा है। तो यस। वो समझा वाला पार्ट पूछते हैं, वो आपसे रटी हुई वहां पर डेफिनेशन नहीं पूछते हैं कि यस। सर व्हाट डू यू मीन बाय सीजीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय एसजीएसटी। तो मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, जब वो कोई चीज पढ़ता है तो एक बार उसको ना प्रैक्टिकली सर मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप मुझे श्योर अलाउ सर। करो तो। श्योर सर। क्योंकि एक बहुत ही हॉट टॉपिक था, जैसे हर एक स्टूडेंट, अभी जितने भी स्टूडेंट मई सितंबर या जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्यूचर में प्रिपेयर करेंगे, तो यस। सब स्टूडेंट को पता है कैपिटल गेन को लेके बहुत चेंजेस हुए, बहुत गजब यस। अमेंडमेंट्स आए। पार्लियामेंट में बहुत न्यूज चली कि सर उन्होंने टैक्स इंडेक्सेशन कुछ में हटाया, कुछ में नहीं हटाया, कब से हटाया। तो एक स्टूडेंट अगर सिर्फ उसको ऐसा थियोरिटिकली रट ले कि सर 23 जुलाई के बाद से इंडेक्सेशन नहीं होगा, तो वो तो एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ रहा है। बट यस। वो ये भी तो सोचे, मेरे घर में भी तो प्रॉपर्टी है, मेरे पास भी घर है, मेरे आसपास के लोग भी घर में रहते हैं, सोना चांदी है सबके पास। वो अगर उसे कनेक्ट करके पढ़ेगा तो उसे बड़ा इंटरेस्ट लगेगा, बड़ा मजा आएगा कि हाँ यार, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ भी हो सकता है या मेरे आसपास के लोगों के साथ हो सकता है। बट अगर कोई स्टूडेंट उसको थियोरेटिकली जैसे पढ़ता है तो एज सच होता ही है, जब वो इंटर्नशिप में जाएगा, बिग फोर्स में जाएगा या बड़ी फर्म्स में जाएगा इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर जो पर्सन बैठा है जो उसका इंटरव्यू लेगा, वो उससे प्रैक्टिकली कनेक्ट करेगा कि सर आप यस। बताइए, इंडेक्सेशन नहीं है तो इससे मुझे क्या लॉस हो सकता है। वो इंडेक्सेशन का सीआईआई नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा सर बताइए मुझे क्या लॉस हो सकता है अगर इंडेक्सेशन ना लूं मैं। तो एज सच स्टूडेंट को प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट करना चाहिए, और ये सोचना कि चाहिए कि जो भी वो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली आएगा काम में। चाहे आप ऑडिट में भी काम कर ले, चाहे आप अकाउंट्स में भी काम कर ले, हर जगह आपको टैक्स का इम्प्लीकेशंस तो आएंगे, तो वो उसको वैसे ही प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए। तो सर, अभी आपने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दिए और अपने स्टूडेंट्स के, तो आपके कोई आर्टिकल की कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? हाँ, मेरे साथ मेरी आर्टिकलशिप में बहुत अच्छी मेमोरीज है। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे टैक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने टैक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, बहुत मेहनत की थी टैक्स के लिए। तो जब मैं आर्टिकलशिप में फाइनेंस की फील्ड पे वर्क कर रहा था, तो जब फाइनेंस की फील्ड पे वर्क करने के टाइम पे जब टैक्सेशंस की बात हुई, इवन अकाउंट्स, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा इंटरेस्ट टैक्सेशन में था, मैं फाइनेंस की फील्ड पे काम कर रहा था। बट मुझसे पूछा गया था कि AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एंड जब ये पूछा गया था तो उन्होंने पहला ही लाइन ये बोल दिया था, प्लीज मुझे AS 16 की डेफिनेशन नहीं बताना, वो मुझे गूगल से मिल जाएगा, आप मुझे ये बताइए आप क्या समझते हैं। तो अब एक स्टूडेंट क्या होता है, जनरली AS 16 की डेफिनेशन बोरोइंग कॉस्ट वो पूरा रिपीट कर यस। देता जो बोलता। तो वहां पर जब मैंने बोला था तो मैंने बोला, सर कोई भी लोन लेने से पहले जो भी हमें कॉस्ट लग जाती है, चाहे कोई भी खर्चा हो सर, चाहे उस लोन को प्रोसेस करने की कॉस्ट हो, सर उसमें डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हो, कुछ भी कॉस्ट जो लोन लेने से पहले हो, तो सर वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है। इस जस्ट एक लाइन आंसर के बेसिस में उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। वो बोले सर हमें यही चाहिए, एक बच्चा समझ के आए, बाकी यस। तो सर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो वो धीरे धीरे सीखते जाएगा, समझते जाएगा कि और चीजें क्या होती है। इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, वो एक बार आप कनेक्ट करो उसको रियल लाइफ से, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पास होना इज टॉप प्रायोरिटी,
बट कहीं ना कहीं जब आप चाहते हो कि बिग फोर्स, बड़े फर्म्स, अच्छी जगह हायर करो, तो आपको बाकी भीड़ से अलग होना है। तो बाकी भीड़ से अलग तब होगे जब आपका कोई चीज बोलने का तरीका डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर्स। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को दैट मैटर्स अ लॉट। यस। तो सर आपके आर्टिकलशिप के टाइम तो 3 साल की आर्टिकलशिप थी। तो जी। उस टाइम में तो मतलब ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 टेक्स्ट लो, जो टेक्स्ट बजट आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो वो आप कैसे अप्रोच करते थे, और एज अ स्टूडेंट हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो उस पर आप कुछ लाइट देंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, वेरी नाइस क्वेश्चन। और मैं आपको एक अभी की जस्ट रिसेंट की बात बताता हूँ। जब मैं अभी क्लासेस ले रहा था तो जिस दिन बजट था, मैंने स्पेशली उस दिन स्टूडेंट्स को छुट्टी दी थी कि आज आप जाइए और आराम से बजट सुनिए। मुझे पता है मे अटेम्प्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, फाइन, नहीं है एप्लीकेबल, कोई बात नहीं, बट आप बजट सुनिए। वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, मान लो उनकी लैंग्वेज ना समझ आए तो न्यूज चैनल में बाजू में समराइज वे में भी आता है कि वो बजट में यस। क्या बोलना चाह रहे हैं। आप उसको देखिए। फिर मैंने स्टूडेंट को बोला जो आप बजट में देख के आओगे, कल मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा, हर एक स्टूडेंट एक पॉइंट पिकअप करेगा और वो मुझे बोलेगा, चाहे वो उसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बट वो उसको बोलेगा। उससे फायदा ये होता है कि एक बच्चे का ना माइंड प्रोसेस जो प्रैक्टिकली डेवलप होना चाहिए, वो डेवलप बहुत अच्छा होता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग वुड बी अंडरस्टैंडेबल जब बजट में बोली जाती है, यस। बट जो हमारी फील्ड की चीज है, जो हमारे काम की चीज है, आप उसे यस। देखिए। तभी तो आप बाकी भीड़ से अलग होंगे, तभी तो आप यूनिक यस। होंगे कि आपको बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है। और मुझे जितना लगता है, जो मैंने अपने घर में फील किया, अगर किसी के घर में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो सीए कर रहा है, तो हमारे पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे को टैक्स का सब चीजें पता है। ठीक है, तो वो हमसे आके पूछते हैं, बेटा देखते हो ये बजट में क्या बोल रहे हैं इस बार, कुछ अपने लिए फायदे वाली चीज है क्या? तो यस। जब आप उस टाइम अपने पेरेंट्स को कोई चीज बताओगे ना, तो उनको इतनी प्राउड फीलिंग होती है कि वाओ, हमारा बच्चा सीख रहा है कुछ, हमें बता रहा है कुछ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा। तो सर बजट में इनकम टैक्स है वो स्लैब में आता है साल में एक बार, लेकिन जीएसटी तो हर 2 महीने 3 महीने मतलब फ्रिक्वेंटली आता है। तो उसमें स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और वो एग्जाम के लिए वो कैसे रिलेवेंट होता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे और एग्जाम में एक्सेप्ट करे, और वो अपडेट अमेंडमेंट्स जो है वो इजीली लर्न करे? ओके। सर ये बहुत बड़ा एक स्टूडेंट का कंसर्न रहता है, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है जीएसटी को लेके, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस है और यस। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं जीएसटी में एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। इनकम इनकम टैक्स में टैक्स। इतना वास्ट चेंज नहीं आता, जो मेजर चेंज आते हैं वो अमेंडमेंट्स में आ जाते हैं, मतलब यस। फाइनेंस एक्ट में आ जाते हैं। बट जीएसटी में ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंस एक्ट में आते हैं, और कई बार क्या होता है, फाइनेंस एक्ट के बाद भी कई सर्कुलर्स आते हैं, कई यस। नोटिफिकेशंस आते हैं, जिसके बाद भी वो चेंज होते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये होती है सर कि हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से 6 मंथ्स पहले जितने भी अमेंडमेंट्स है, या सर्कुलर नोटिफिकेशंस या केस लॉस जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी कवर्ड। हमें कवर करना जरूरी है, क्योंकि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस देखा है कि इंस्टीट्यूट जितनी भी लेटेस्ट सर्कुलर्स रहते हैं या नोटिफिकेशंस रहते हैं, उनको एग्जाम्स में पूछता है। तो एक स्टूडेंट उसको छोड़ नहीं सकता, अदरवाइज सर एग्जाम्स में इश्यूज होंगे स्टूडेंट को। अब बात ये है कि स्टूडेंट उसको कवर अप कैसे करे, क्या वो रोज दिन टीवी देखते रहे या रोज दिन जीएसटी के नोटिफिकेशंस पढ़ते रहे? नो, नो, उसे स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के सिंपल दो अप्रोच है। फर्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूट हर नोटिफिकेशंस जो स्टूडेंट के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इंस्टीट्यूट उसे स्टैट्यूटरी अपडेट के फॉर्म में रिलीज करता है, जो यस। इंस्टीट्यूट खुद बताता है कि भाई मैं इस अटेम्प्ट में इतना ही एप्लीकेबल करूंगा। जैसे ओके। अभी मे अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं, अब हुआ ये है कि सर इस बार बजट बहुत लेट आया, जून जुलाई में यस। बजट आया सर। तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स है जो स्टूडेंट्स को ये लग रहे हैं कि सर मई के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स है जो सितंबर के लिए एप्लीकेबल है। यस। तो इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया है, जैसे बुक्स में जो इंस्टीट्यूट ने नई स्टडी मैट रिलीज की है, उसमें कई सारे ऐसे बताए अमेंडमेंट कि सर ये मई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो यस। सितंबर के लिए एप्लीकेबल है। एज सच एक स्टूडेंट चाहे तो स्टडी मैथ से भी वो पॉइंट कवर कर सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सर इंस्टीट्यूट का स्टैट्यूटरी अपडेट आता है, वेट फॉर दैट, उसमें क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि कौन सा अमेंडमेंट किस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है और कौन सी डेट में आया है। जैसे जो स्टूडेंट मे अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर तक के पूरे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एप्लीकेबल होते हैं।
ठीक है। यस। तीसरा तरीका ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट जहां से भी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट जहां से भी क्लासेस ले रहा है, कंसर्न फैकल्टीज से क्लासेस ले रहा है, वो टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उनकी एक शीट्स प्रोवाइड करते हैं, जो जैसे कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एक शीट प्रोवाइड करता हूँ ताकि उनके पास पूरे समराइज्ड अमेंडमेंट्स एक साथ रहे। ताकि क्या होता है, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है उसे भी पता है सर अमेंडमेंट कैरीज 20 to 30 मार्क्स इन एग्जाम्स, सो वी कांट लीव दैट। तो हमारे पास एक साथ पूरे अमेंडमेंट्स रहेंगे तो हमारे लिए कवर अप करना आसान रहेगा, यस। एंड वहां से स्टूडेंट्स को पूरे अमेंडमेंट्स कवर करना चाहिए। ओके सर। तो सर टैक्सेशन इतना मतलब वास्ट है और इतने सारे चेंजेस है, तो फिर एज अ सीए एक्सपीरियंस को, चाहे वो सीए इंटर का फाइनल हो या सीए फाइनल का स्टूडेंट हो या खुद सीए हो, तो उनको ये कैसे स्टडी करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट लेवल पे तो मैं ये बोलता हूँ सर कि एकदम जो लेटेस्ट सर्कुलर्स या अमेंडमेंट्स आते हैं एग्जाम से 6 मंथ्स पहले तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक यस। स्टूडेंट को मतलब आई मीन टू से अपडेट रहना इज वेरी नाइस, कोई चीज पता रहना इज वेरी नाइस, बट जो स्टूडेंट अभी इंटर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन्हें मेरे हिसाब से एग्जाम प्रोस्पेक्ट तक के अमेंडमेंट्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो हमारे अटेम्प्ट के बाद के लिए होती है। जैसे जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जीएसटी में ये चेंज आया कि सर सिगरेट पे 35% टैक्स होगा, जो एक नया टैक्स रेट होगा जीएसटी में। यस। अब ये अमेंडमेंट है बट ये मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं तो है। एक स्टूडेंट, अब क्या होगा, हद से ज्यादा अगर वो अमेंडमेंट दिमाग में रखने की कोशिश करेगा तो होगा ये कि एग्जाम में उसके लिए दिमाग में ओवरबर्डनड हो जाएगा। उसे यस। लगेगा सर मैं ये भी याद रख लूं वो भी याद रख लूं। तो एक स्टूडेंट जो इंटर की प्रिपरेशंस कर रहा है वो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट पे अपने अमेंडमेंट्स कवर करे, उससे ज्यादा वो नहीं अभी सोचे। एग्जाम्स जैसे हो जाए उसके बाद वो अगर अपने आप को अपडेट करना चाहता है इट्स वेरी नाइस कि उसे अपडेट कर लेना चाहिए। यस। रही बात फाइनल के स्टूडेंट्स, दे नीड टू बी वेरी मच अपडेटेड, क्योंकि वो जब इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें तो डे टू डे अमेंडमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, नोटिफिकेशंस के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये तरीके सर, वो नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट उन लोग दो तीन तरीके से पता कर सकते हैं। एक, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां पर यस। जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस आते हैं वो उसको वहां पर अपडेट करते हैं। या फिर कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी लेटेस्ट आते हैं, तो वहां से भी एक अपडेट हो सकता है स्टूडेंट। बट जब एक फाइनल का स्टूडेंट एग्जाम प्रोस्पेक्ट पे जा रहा है तो उसके लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है कि एग्जाम से एक ईयर पहले, एक फाइनल से एक पहले की जो भी अमेंडमेंट है वो उसके लिए रिलेवेंस होती है। तो प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए वी नीड टू बी अपडेटेड, बट फॉर एग्जाम पर्पस वी नीड टू बी 1 ईयर बैक बिफोर, मतलब एक पहले फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट हमें पता होना चाहिए एग्जाम्स के लिए। ओके। तो सर, अब सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को टैक्सेशन कैसे स्टडी प्लान करना चाहिए? क्योंकि इंटर वालों के लिए तो 9 मंथ्स ही है, जी जबकि सीए फाइनल के लिए तो अभी 2 साल है। पहले जी। 3 साल था, अभी 2 साल है। तो उन लोगों को कैसे स्टडी प्लान करना चाहिए और कैसे स्टडी करना चाहिए? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर हाउ यस। वी नीड टू प्लान। क्योंकि कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने के लिए भी पहले प्लान प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशंस भी उतने अच्छे नहीं होते। यस। तो जब बात आती है इंटर वाले स्टूडेंट्स की, उनके पास 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है फाउंडेशन एग्जाम्स देने के बाद। तो यस। आई पर्सनली बिलीव कोई भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन का एग्जाम्स दिया है ही कैन टेक 6 to 7 डेज ब्रेक। उसके बाद उसको अपना फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए पढ़ने का, एंड डेफिनेटली क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक। जब वो डेफिनेटली क्लासेस स्टार्ट करेगा और टैक्सेशन पढ़ना स्टार्ट करेगा, कोई भी स्टूडेंट अगर अर्ली अप्रोच पे रहता है तो फायदा ये रहता है कि सर वो शुरुआत से टैक्सेशन पढ़ता है तो उसकी सब्जेक्ट की ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनती है। दिस यस। सब्जेक्ट इज क्वाइट न्यू, आप इसको फाउंडेशन में नहीं पढ़ते हो, ये यस। नया है, हर एक स्टूडेंट के लिए नया सब्जेक्ट है। तो आपको इसको बैठाने में अपने अंदर थोड़ा सा समय देना होगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट 12th के बाद सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ता है, तो लॉ पढ़ने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगता है दिमाग में बैठाने के लिए, समझने के लिए, उसकी अप्रोच समझने के लिए। वैसे ही टैक्सेशन है, इस सब्जेक्ट को आपको समय देना होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो स्टूडेंट का एक डाउट होता है कि सर जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है हमें उसे प्रिपेयर कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं एक अप्रोच बताता हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवाता हूँ एंड इट वर्क्स। मैं अपने स्टूडेंट को सबसे पहली चीज ये बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको रोज डेली बेसिस पे पढ़िए।
आई एम नॉट सेइंग कि 6-8 घंटे पढ़िए, बट जो मैंने अगर 1.5 आवर या 2 आवर्स की क्लास ली है, तो आप उसे घर जाके आधी घंटा रिवाइज करिए, हाफ एन आवर या 1 आवर, डिपेंड अपॉन कि कौन पर्सन कितना ग्रास्प कर रहा है। आप Yes. रिवाइज करिए उसे। उसको रिवाइज करने के बाद आप डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करिए। फिर एक स्टूडेंट बोलेगा, सर आपने जो मंडे को बुलाया, मैं तो सर सैटरडे तक पूरा भूल गया। Yeah. ये बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि सर मंडे वाली चीज तो सैटरडे तक पूरी माइंड से आउट है सर। मैं एक स्टूडेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि संडे मीन्स ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली हॉलीडे लिया जाए। आपको संडे को हाफ टाइम तक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? आपने पूरे हफ्ते जो सब्जेक्ट्स पढ़े, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े, उन सब्जेक्ट को हफ्ते भर का संडे को 2 आवर्स दो या 1 आवर, डिपेंड अपॉन कि आपकी कैसी ग्रास्पिंग है, आप उसको रिवाइज करो। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि सर हम टैक्स एक बार पढ़ लिया आपके साथ, उसके बाद हमें एग्जाम्स तक याद रहेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। टैक्सेशन सब्जेक्ट ऐसा है जो कंटिन्यूअस बेसिस में रिविजन मांगता है। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से प्रोविजंस बनते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट से इंस्टीट्यूट पूरे केस सिनेरियोज डेवलप कर देता है। तो Yes. एक स्टूडेंट अगर रेगुलर स्टडी करेगा, रेगुलर टच पे रहेगा, तो उसकी प्रिपरेशन और लेवल ऑफ क्वालिटी अच्छी रहेगी। सेकेंड थिंग मेरे को जो लगता है स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वो पढ़ रहा है उसकी टेस्ट जरूर दे। क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज कैसे करते हो? टेस्ट से करते हो। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे बुक पढ़ने से अगर हर चीज याद रह जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमें समझ आती है। क्योंकि Yes. कई चीज सोचने में सब याद है, पर जब लिखने जाते हैं तो समझ आता है, अरे बाबा लिखना अलग चीज है और सोचना अलग चीज है। तो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे टेस्ट देना चाहिए। Yes. ये उसे क्लासेस के साथ कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद क्लासेस कंप्लीट, टेस्ट ये इसने वन टाइम प्रिपेयर किया। उसके बाद जब लास्ट में उसके लिए टाइम पीरियड बचता है, जो वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाता है, तो हर एक स्टूडेंट को ये टारगेट रखना चाहिए कि एग्जाम से पहले कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट 3 टाइम्स उसे पढ़ना है, जिसमें से 1 टाइम वो सब्जेक्ट को थॉरो स्टडी करेगा, विद क्वेश्चन सॉल्व करेगा, Yes. एंड 2 टाइम्स वो कॉम्पैक्ट जिस भी मतलब रिस्पेक्टिव टीचर से उसने क्लासेस ली होगी, वहां से उसने कॉम्पैक्ट से उसको 2 बार रिवाइज किया, तब उसके दिमाग में वो बैठेगा। ऐसे करके आप समझो तो हम मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में ऐसे ही प्लान कराता हूँ कि सर ऐसे करोगे तो टैक्सेशन आपका एग्जाम तक 5 बार हो जाएगा। कैसे? एक बार आप पढ़ोगे मेरे साथ क्लासेस में बैठ Yes. के, उसके बाद आप एक बार थॉरो स्टडी करोगे, सेकेंड टाइम, Yes. उसके बाद 2 बार कंसेप्ट रिवाइज करोगे, 4 टाइम्स। मैं तो क्लासेस में बैठा के रिवीजन भी करा देता हूँ, एक अलग से रिवीजन सेशन लेके रिवाइज कराता हूँ, प्लस मैराथन भी होते हैं मेरे, तो वो मैराथन में Yes. भी रिवीजन हो जाता है। और फिर बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले जब पढ़ के जाता है तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। Yes. एक बार पढ़ने से टेक्स्ट वो फील नहीं आएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप एक ही बार पढ़ के जा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फिर हमारे अंदर मन में डर होता है एग्जाम को लेके, और सब्जेक्ट को लेके बहुत डर होते हैं। तो वो Yes. चीज अवॉइड करने के लिए हमें शुरू से मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। एंड रही बात फाइनल के स्टूडेंट्स की, दे हैव मोर टाइम, बट जितना टाइम उनके पास ज्यादा है उतने सब्जेक्ट वास्ट भी है सर, क्योंकि फाइनल है। तो Yes. फाइनल में जनरली क्या होता है, टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट लास्ट में प्लान करते हैं। जनरली Yes. पहले वो AFM FR ऑडिट इनमें प्लान करते हैं, और टैक्सेशन सब्जेक्ट लास्ट के लिए रखते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे और रिवाइज करके एग्जाम्स देंगे। तो कोई भी स्टूडेंट को अब तो इंस्टीट्यूट ने ये बोल दिया कि सर यू विल गेट 6 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन, तो हमारे पास 6 मंथ्स तो है प्रिपरेशन के लिए। तो एक स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए कि जो 6 मंथ हमें प्रिपरेशन के लिए मिला है, उस 6 मंथ में हमें क्लासेस कंप्लीट नहीं करनी है। अगर हमें बोथ ग्रुप देना है तो Yes. हमें पहले क्लासेस वाइंड अप करनी है। तो वो 6 मंथ हम प्रैक्टिकली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई नो ऑलरेडी कर। क्लासेस, नथिंग। स्टडी, सेल्फ स्टडी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोर यू गिव द टेस्ट, द बेटर यू आर। जितना लिखोगे उतनी स्किल्स डेवलप होगी। ओरल पढ़ने से सिर्फ स्किल्स डेवलप नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट ये अप्रोच फॉलो करता है, डेफिनेटली डेफिनेटली वो रैंक तक जा सकता है, डेफिनेटली। एंड कोइंसिडेंटली अगर मान लो कोई रीजन से रैंक ना भी हो पाया, हड़बड़ा भी गया, तो भी उसके इतने अच्छे मार्क्स रहेंगे जिसके बेसिस में उन्हें बहुत अच्छी जगह ऑफर्स मिलेंगे सर। क्योंकि मैं आपको एक जस्ट एक स्टूडेंट का डाटा शेयर करता हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट है जो सर जस्ट उसका बिग फोर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ही इज बोथ ग्रुप पास आउट, फाइन, बट बोथ ग्रुप के साथ उसका टैक्स में 82 था। वाओ। तो उसने बोला सर मेरे को बिग फोर ने यही बोला सर
वन ऑफ द रीजन फॉर टेकिंग यू एज एन इंटर्न इज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। आपका टैक्स में 82 है, मीन्स आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, ग्रिपिंग रखा है सब्जेक्ट में। तो Yes. ये बहुत एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो जब फर्स्ट फर्स्ट इंटर्नशिप फर्स्ट जॉब में जाएगा तो उसके मार्क्स कंसिडर्ड होते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इन सीए अटेम्प्ट डजंट मैटर, या मार्क्स मार्क्स डजंट मैटर। आई एम सेइंग फ्यूचर में मैटर नहीं करते, बट योर फर्स्ट जॉब, फर्स्ट इंटर्नशिप उसमें मैटर करते हैं। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को इस चीज को सोच के बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। तो सर यहाँ से मेरे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक कॉमन मिस्टेक पे और एक बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थियरी पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट अपने मिस्टेक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर टैक्सेशन एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस। वेरी नाइस क्वेश्चन सर। बहुत सारी मिस्टेक्स जो मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात करके पता की है। एक पहली मिस्टेक मुझे ये लगती है, स्टूडेंट जो कंसर्न टीचर्स पढ़ाते हैं उसके वो नोट्स खुद के नहीं बनाते हैं। वो रनिंग नोट्स खुद के नहीं बनाते हैं। आप बनाओ खुद के नोट्स। देखो, यस। इंसान को अपनी भाषा सबसे ज्यादा याद रहती है एज यस। कंपेयर दूसरे की। हम खुद जो बोलते हैं, खुद जो सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो आप यस। छोटे से अपने नोट्स बनाओ, वो बहुत काम आएंगे। सेकेंड थिंग जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करता है, लैंग्वेज प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा कंसर्न है सर। एक स्टूडेंट कैसे करता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अकाउंट्स का क्वेश्चन कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं, टैक्स कैलसी में निकाल लेते हैं। फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या ये आप बहुत ही मतलब गलत चीज कर रहे हो, बट आप समझो एग्जाम कैलसी में देख के थोड़ी कहोगे। एग्जाम पेपर के साथ कैलसी थोड़ी का अटैच हो जाएगा आपका। आप कैलसी में फर्स्ट टाइम मत सॉल्व करो। फर्स्ट टाइम अपनी आदत डलवाओ कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना है, उसे कैसे लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट राइटिंग को अवॉइड करते हैं उस टाइम पे, और जल्दी 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 खत्म करने के लिए ऐसा करते हैं। यस। ठीक है, फाइन, अभी अगर आप जल्दी करोगे तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा लिखने के लिए। बेटर है ना उसी टाइम कर लो मेहनत। ये यस। चीज है। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को ये चीज ध्यान देना चाहिए कि इंस्टीट्यूट हमसे किस पैटर्न पे आंसर्स चाहता है या हमसे कैसा कंटेंट चाहता है। क्योंकि अगर हमारा कंटेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर नहीं है तो मुझे कितना भी चीजें आए वो मुझे मार्क्स नहीं देंगे। मैं अगर कोई चीज निकाल रहा हूँ प्रेजेंट मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, तो वो मुझे मार्क्स नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है सर कि मैंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया, सब कुछ सही सर, उन्होंने पूरा टिक किया है, फिर भी मुझे 7 मिला, 6 मिला, 8 मिला। सर क्यों 10 आउट ऑफ 10 नहीं? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन चाहती है, जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है, आप वो उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और इसके लिए एक स्टूडेंट ये कर सकता है कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो जो इंस्टीट्यूट मैट में जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट रहता है वही बेस्ट है, वही अल्टीमेट फॉर्म है सर। और वही फॉर्म से अगर एक स्टूडेंट चलता है, उस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है, तो उसके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं कटेंगे। तो टैक्सेशन में ये बेसिक कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं वाइल प्रिपरेशंस। तो ये अगर छोटी छोटी चीजें वो ध्यान दे दें तो उन्हें बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थियरी एस्पेक्ट्स ये दोनों को कैसे सोल्व करना चाहिए। थ्योरीज को ना रिपीटेशन के साथ रिविजन्स होनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स को आप फर्स्ट टाइम पूरे फॉर्मेट से बनाइए, एंड सेकेंड टाइम आप चाहें तो थोड़ा सा फॉर्मेट रिड्यूस करके बना सकते हैं। बट थ्योरी को कंटिन्यूअस बेसिस पे रिविजन्स होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जस्ट एक इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम जीएसटी पढ़ते हैं तो जीएसटी में चार्ज चैप्टर पढ़ते हैं, चार्ज में हम रिवर्स चार्ज की एंट्रीज पढ़ते हैं। तो यस। वो रिवर्स चार्ज के एंट्रीज से एज सच एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। बट होता ये है कि जो जीएसटी का पहला क्वेश्चन होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो बड़े यस। से क्वेश्चन में एक रिवर्स चार्ज की एंट्री होती है, जिसके यस। बेसिस में अगर आपने उसका ट्रीटमेंट गलत किया तो आपका आंसर वेरी कर जाता है। यस। तो एक स्टूडेंट अगर रिवर्स चार्ज की एंट्रीज अच्छे से मेमोराइज नहीं करेगा तो वो फिर क्या होगा, वहां पर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। एंड मुझे एक लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है जो एक कनेक्टिविटी एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, जब भी कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ता है और जिस टॉपिक का रिलेवेंस 2 से 3 चैप्टर में कनेक्ट करता है,
हर स्टूडेंट को वहां पर उसका कनेक्शंस लिखना चाहिए। वो नहीं लिखता इस चीज को, वो क्या करता है, टीचर को सुनता है, वो सोचता है मुझे दिमाग में बैठ गया, मुझे आ गया, हो गया, आगे बढ़ जाता है। वो ये भूल जाता है कि टीचर तो कनेक्ट किया, टीचर तो सालों से पढ़ा रहा है उसके दिमाग में, बट मुझे भी तो एग्जाम तक लेके जाना है और मुझे ये आता है। एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है, मान लो अगर मैं कैपिटल गेन का क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं कहीं सेक्शन 54 का रिलेवेंस ला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि सर सेक्शन 54 कोड तो किए, बट वो एक सेंटेंस के फॉर्म में या एक चार्ट के फॉर्म, टेबल के फॉर्म में वो उसे हाईलाइट नहीं करते। आप एक बात बताओ, कोई चीज अगर आप बेस्ट कर रहे हो, बाकी पूरी दुनिया से अच्छा कर रहे हो, तो क्यों ना बताना कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मैं पढ़ के आया हूं, देख मुझे सेक्शन आता है। तो आप ये बताओ कि मुझे कुछ अच्छा आता है, अंडरलाइन करो उसको, बॉक्स में डाल दो सर, उससे एग्जामिनर की नजर जाएगी, यार बच्चा सेक्शन लिखा है, बच्चा पढ़ यस। के आया है, मेहनत करके आया है, वो अच्छे मार्क्स देंगे। नेक्स्ट थिंग, जब भी कभी कोई आंसर लिखो, जैसे मान लो मुझसे पूछा ये सप्लाई होगा कि नहीं, तो मैंने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया एज पर शेड्यूल 1, जो भी था मैंने डेफिनेशन सब एक्सप्लेन कर दिया, सब सेक्शन वगैरह लिख दिया, बट कोई स्टूडेंट उसमें कंक्लूजन नहीं लिखता है। देयर फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इज रिगार्डेड एज सप्लाई, ये एक लाइन छोड़ के लिखो ना। बताओ ना एग्जामिनर को कि भाई अगर तेरे पास पूरा ऊपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो देख मैंने ये लाइन लिखा है, एट द क्रक्स तू इसको पढ़ के भी समझ सकता है कि मुझे आता था। तो यस। ये छोटी सी बात है, बट ये बहुत अच्छे मार्क्स देगी। एंड लास्ट थिंग मुझे जो लगता है, एक स्टूडेंट हड़बड़ी में जिस चीज को अवॉइड करता है दैट इज वर्किंग नोट। अवॉइड कर देता है, वो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है यार वर्किंग नोट लिखने जाऊंगा, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो पाएगा, फिर मैं कैसे करूंगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो वो वर्किंग नोट को अवॉइड कर देता है। और जबकि इंस्टीट्यूट ने प्रॉपरली बोला है कि वी नीड वर्किंग नोट, हमें चाहिए, हम बिना वर्किंग नोट के कैसे समझेंगे आप क्या कर रहे हो। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया, अगर आप इन्हीं को ध्यान दे दो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप ये ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सर यहाँ पे आपने टाइम मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो। तो एग्जाम के टाइम में मतलब स्पेशली एक तो टैक्सेशन का पेपर होता है, और जनरली अब इस बार से सिर्फ 1.5 दिन का ही सिर्फ स्टडी प्लान होगा। तो उसमें फिर स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करें, और प्लस एग्जाम टाइम में वो टाइम मैनेज कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टैक्स का पेपर इज क्वाइट लेंदी। यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है, सर इतना लेंदी पेपर होता है टैक्स का, कैसे मैनेज करें टाइम। मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, देखिए आपको 15, पहले तो 1.5 डेज जो आपको टाइम पीरियड मिलता है उसका पहले बताता हूँ, फिर पेपर का बताऊंगा। जो 1.5 डेज मिलता है, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो चीजें उठानी चाहिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। एग्जाम्पल, मान लो मेरे को जीएसटी बहुत अच्छे से आता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे जीएसटी बड़ा अच्छे से आता है। अब जीएसटी में भी माइट बी पॉसिबल कुछ चैप्टर्स होंगे जिनमें मेरी ग्रिपिंग अच्छी होगी, कुछ चैप्टर्स में मेरी ग्रिपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। कई सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी ग्रिपिंग अच्छी नहीं है 4 चैप्टर में, तो मुझे स्टार्टिंग में 4 चैप्टर उठा के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे ही अकाउंट्स और लॉ का पेपर दे के आया हूँ, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ, और उस टाइम अगर कोई चीज मुझे दिमाग में नहीं याद आ रही है तो फ्रस्ट्रेशन आएंगी, ऐसा लगेगा यार कुछ आ ही नहीं रहा यार, मैं कैसे करूँ, टैक्स भूल गया हूं मैं पूरा टैक्स। नहीं नहीं, कोई पर्सन कुछ नहीं भूलता, कुछ नहीं भूलता, साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी पर्सन का दिमाग 6 वीक तक वैसे के वैसे ही होल्ड करता है चीजों को। हमें क्या करना चाहिए, हमें वो टॉपिक उठाना चाहिए जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है। अगर मुझे लगता है सर कंपोजिशन स्कीम इजी होता है, मैं पहले उससे स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरा मोराल बढ़ाएगा कि हाँ मेरा ये हो गया, मुझे ये बेस्ट आता था। आप शुरू में लाइट टॉपिक से उठाओ, धीरे से पढ़ना स्टार्ट करो और उसको बढ़ाओ, तो उसका आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। आप एकदम से, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं लॉ के पेपर के बाद एकदम से पीजीबीपी उठा लेते हैं। सर पीजीबीपी इज अ बिग टॉपिक, आप एकदम से थके हुए आए हो और पीजीबीपी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इट विल अफेक्ट यू। सर पूरे प्रोविजन याद आ गए तो अच्छी बात, नहीं आए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ रेसिडेंशियल स्टेटस, यस। लेट्स स्टार्ट विथ आईएचपी, लेट्स यस। स्टार्ट विथ क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ, छोटे हैं, कॉन्फिडेंस देके जाएंगे आपको, बहुत मोरल बूस्ट कर देंगे, मन बनेगा पढ़ने का टैक्स का। और जैसे ही मन बनना स्टार्ट होता है, थोड़ा फ्लो आना चालू होता है, फिर पढ़ो ना जो आपको पढ़ना है। तो मैं तो स्टूडेंट को ये बोलता हूँ 1.5 डेज के अप्रोच में पहले जीएसटी पढ़ लो, छोटा सा है,
जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स हमें भी पता है बहुत वास्ट है, कितना ही यस। पढ़ लो मन ही नहीं खत्म होता। तो सर पहले जीएसटी कर लो। जीएसटी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जीएसटी पहले कंप्लीट करो। फर्स्ट थिंग, अगर आप जीएसटी कंप्लीट करते हो, अब एक स्टूडेंट का उसमें भी एक क्वेश्चन होता है, सर क्या क्वेश्चन के साथ करें। देखो टू बी फ्रैंक 1.5 डेज में क्वेश्चन क्वाइट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट अगर आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ते टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चंस मार्क करके रखे थे कि मुझे ये वाला क्वेश्चन देख लेना है जिससे मेरा कवर हो जाएगा, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। बट मैं नहीं बोलूंगा कि एक्सट्रीम पूरे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि 1.5 डेज में पूरा हो नहीं पाएगा फिर टैक्स। तो आप जीएसटी पहले पिकअप करो, जीएसटी के बाद इनकम टैक्स के लाइट टॉपिक पहले पिकअप करो, और फिर इनकम टैक्स के बड़े टॉपिक्स में जाना। तो ऐसा रहेगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर जिस दिन जो एग्जाम की मॉर्निंग वाला डे रहेगा, उस दिन आपको सबसे पहले अमेंडमेंट कवर करना चाहिए, फिर आरटीपी एमटीपीज कवर करनी चाहिए, और लास्ट 3 अटेम्प्ट की देख के जाओ। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आएगा, वैसा नहीं आता, बट वैसा जैसा ट्रीटमेंट वाला दिया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर देखा हुआ रहेगा तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में। तो ये 1.5 डेज में अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसका कवरेज अच्छा होगा। सेकेंड थिंग जो मुझे लगती है स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में जो वो 15 मिनट्स है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी स्मार्ट, बहुत सही तरीके से उसको मैनेज करना जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं उस 15 मिनट्स में, वो जो डिस्क्रिप्टिव बड़ा क्वेश्चन है वो उसको रीड करने जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को एक टेक्निक सिखाता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, जो कंपलसरी क्वेश्चन है और जो केस सिनेरियोज एमसीक्यूज है वो तो मुझे करना ही है, वो तो यस। मैं छोड़ ही नहीं सकता सर, वो तो इंस्टीट्यूट ने बोला है मुझे करना ही होगा। तो यस। मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट को उससे स्टार्ट मत कर भाई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखता प्यारा है, दिखता इजी है, पर उसका ना एक पॉइंट ऐसा होगा जो तेरा पढ़ने में इतना टाइम निकाल देगा कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि यस। अरे यार मेरा तो टाइम निकल गया। तो एक काम कर भाई, पहले जो तेरे पास और भी क्वेश्चन है जो ऑप्शनल, जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है, बाकी 3 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उनको देख ले, ताकि देखो लगेगा हाँ चलो मेरे को इनमें से ये आता है ये आता है, मैं इनमें से ये कर सकता हूँ। जो कंपलसरी वो तो करना ही है, उसको सोच क्यों रहे हो, वो तो करना ही है। फिर वैसा ही आप जीएसटी में कर लो। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। आप जब उतना देखना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद फिर एग्जाम टाइम आ जाता है, और फिर हमारे एग्जाम का टाइम हो जाता है, क्योंकि इतने में ही एक स्टूडेंट का टाइम कंप्लीट हो जाता है। जब वो डिस्क्रिप्टिव देखने जाता है तभी उसका टाइम ओवर हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में भी मैं ये बोलता हूँ पहले जीएसटी वाला देख लो, क्योंकि ओके। इनकम टैक्स वाला डिस्क्रिप्टिव इज क्वाइट लेंदी, उसके यस। एडजस्टमेंट्स बहुत होते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जीएसटी वाला डिस्क्रिप्टिव पहले देख लो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक श्योर। स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में एंटर करता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस, बस एक ही बात मेरी ध्यान रख ले, बस एक बात। मैं चैलेंज करता हूँ कोई स्टूडेंट कभी मोरल डाउन नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। एक बात याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट 80% सिलेबस कंप्लीट किया है, उसका भी वो अगर एग्जाम में 80% सही करके आता है, मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो 100 प्रिपेयर ही नहीं किया, ठीक है, मैं तो 80 मार्क्स के प्रिपेयर करके गया, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिया, कुछ नहीं आते थे ये वो छोड़ के 80 मार्क्स का प्रिपेयर किया, तो मेरा टैक्स का पेपर 80 मार्क्स का, 100 का है ही नहीं। अब मैं ये 80 मार्क्स का जो अटेंड कर रहा हूँ, इसमें भी मैं अगर मैंने 80% सही कर लिया, तो मेरा हो जाता है 64। यस। 64 मार्क्स फिर भी बनते हैं। पर स्टूडेंट क्या होता है जब एग्जाम हॉल में एंटर करता है, यार भाई मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ है, भाई मेरा ये छूटा हुआ है, भाई मैं ये भूल गया हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ। वो जो सीखा, इतनी मेहनत किया 29 चैप्टर्स में, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो ये मत करो ना, अपने आप को बूस्ट रखो। यार मैं 80% पढ़ के आया हूँ, यार मैं इसका अगर 70% भी सही कर दिया तो मेरा 56 आता है मार्क्स, मैं तो यस। पास हो गया, मेरा तो बन जाएगा एग्रीगेट। तो ये कॉन्फिडेंस लेके चलेगा तो बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके। तो सर अभी आपने यहाँ पे एमसीक्यू केस सिनेरियो की बात की है, और टैक्सेशन में तो पहले से ही एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से कैसे अप्रोच करना चाहिए और एग्जाम में वो कैसे सोल्व करना चाहिए? हाँ, एमसीक्यू के सिनेरियोज आर क्वाइट स्कोरिंग, क्योंकि 30 मार्क्स के रहते हैं। अगर आप उन यस। 30 में से 20 24 तक अगर आप बना लेते हो ना, तो जो एक स्टूडेंट के मन में एग्रीगेट को लेके डर होता है, यस। या 39 40 वाला डर होता है, या कुछ स्टूडेंट जो एग्जामिशन तक के लिए प्लान कर रहे हैं 59 60 वाला डर, ये खत्म हो जाता है। तो यस। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि एमसीक्यूज केस सिनेरियोज को डोंट इग्नोर, प्लीज प्लीज डोंट इग्नोर। क्योंकि आप अगर 30 में से 20 24 भी स्कोर करते हो, वाओ, बच्चे 70 में आपको इतना डर नहीं लगेगा पेपर में। यस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है इसके प्रैक्टिस करने की, तो मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, सर इंस्टीट्यूट अपने बॉस पोर्टल पे सर केस सिनेरियोज और एमसीक्यूज बुकलेट और प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस।
Yes. जितना मुझे याद है टैक्सेशन में, मैं आपको टैक्स का बताता हूँ, उन्होंने इनकम टैक्स में 133 एमसीक्यूज एंड जीएसटी में 129 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए। इट्स Yes. वेरी नाइस। वास्ट एमसीक्यूज बहुत होते हैं सर, 100 प्लस। प्लस आप केस सिनेरियो सॉल्व करने चाहिए, 30 प्लस केस सिनेरियोज प्रोवाइड किए उन्होंने जीएसटी में, एंड इनकम टैक्स में 33। इट्स वेरी नाइस। आप इतना करेंगे ना, इतना करने से मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, आ गया तो सबसे प्यारी बात है, आ जाए तो अच्छा है, हमारा तो किया हुआ रहेगा, याद रहेगा। बट इन केस ना भी आया, तो आप इतना करने के बाद ना आप अपने माइंड को एक प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया सुन, देख अगर केस सिनेरियो इस टाइप से आया तो हमें ऐसे सोचना है, इस ट्रांजेक्शन को ऐसे सोचना है, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा, आंसर निकालने का तरीका जल्दी क्या होगा, ये सब आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसको इग्नोर करके सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्रैक्टिस करके जाते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाएंगे तो ये बन जाएगा हमसे। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेशन होनी चाहिए जहां पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए, आपको समझ आए कि मुझे कैसे प्रेरणा है, और फिर आपको जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, उससे आपको एग्जाम में गारंटीड इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। जो 30 में से आपका 15 16 18 तक जा रहा है वो बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से अगर 20 प्लस है तो एक स्टूडेंट को एग्जाम में निकलने की बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस रहेगा। ओके सर। तो सर यहाँ से अपने 1.5 डेज की आपने बात की, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जनरली ये भी होता है कि यार एग्जाम से पहले मेरे 3 रिवीजन हो जाने चाहिए, 5 हो जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम हर सब्जेक्ट के लिए कितना रिवीजन इनफ है, या तो फिर इतना टाइम्स तो रिवीजन होना ही चाहिए? तो इस पे आप क्या कहना आप चाहोगे? आप मुझसे 1.5 डेज के लिए पूछ रहे हैं या पहले के लिए पूछ रहे हैं? पहले मतलब 1.5 डेज के पहले सबको होता है कि एग्जाम वीक स्टार्ट हो ना, उससे पहले मेरा इतना टाइम्स तो रिवीजन होना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से मिनिमम कितनी टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए? इसमें मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं बताता हूँ कितना रिवीजन होना चाहिए, बट मुझे एक बात आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं जो कंपेयर करके रिवीजन करते हैं। यस। ये आप बिलीव करिए, आप पूछिए अपने फ्रेंड्स लोग से, आपको यस। पता चलेगा। अरे भाई तेरा 3 हो गया रिवीजन, ओ माय गॉड मेरा तो एक भी नहीं हुआ अभी तक। भी नहीं वो हुआ। और टेंशन में आ जाता है। फिर वो यस। मरे दम तक कुछ भी करना चालू करता है, अपना शेड्यूल साइड कर देता है। उसका 3 हो गया, मैं भी 3 करूंगा। अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आई वुड से हर एक स्टूडेंट को ऑन अ सेफ साइड, अगर वो चाहता है कि सेफ साइड पे रहना चाहता है, तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 रिविजन्स होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट्स के। अगर अब आप इसको प्रपोर्शनेट मत करना कि 3 रिवीजन में सर बोलते 60 आएगा तो 2 रिवीजन में 40 हो जाएगा, ऐसे नहीं सर, ऐसे प्रपोर्शनेट नहीं करना होता है हमें। 3 रिविजन्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज सीखते हैं। सेकेंड टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसको एक फ्रेमवर्क से बैठाना स्टार्ट करता है। यस। हर टाइम में हमारा एक बहुत अच्छा फ्लो आता है। अगर आप सोचोगे कि एक ही बार पढ़ के आखिरी दिन 1.5 डेज में टैक्स कंप्लीट होगा, तो नहीं। आप 2 से 3 बार अगर पहले पढ़े हुए रहोगे, तब आप आखिरी दिन 1.5 डेज में टैक्स कंप्लीट कर पाओगे। कोई स्टूडेंट पहले अगर 2 बार भी रिवाइज नहीं किया ना, तो टैक्स उसका 1.5 डेज में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत टेंशन में आ जाएगा कि सर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि वो 1.5 डेज आपका मोराल डाउन ना हो, बहुत अच्छे से काम कूल रिलैक्स तरीके से पढ़ सको, तो पहले आप एग्जाम से पहले कोई भी सब्जेक्ट्स हो, अकाउंट्स के लिए तो चलो आपको एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में डेज मिल जाते हैं, बट लॉ और टैक्स के लिए 1.5 डेज अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपका 2 से 3 रिवीजन कंपलसरी है। तब एक आखिरी दिन का फ्लो अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बहुत होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइम जब आप अपना रिवीजन प्लान करें या कुछ भी प्लान करें, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, डोंट कंपेयर। मत करो किसी और से कंपेयर कि सर उसका 3 हो गया मेरा एक नहीं हुआ, उसका 4 हो गया मेरा एक नहीं हुआ, सर वो आरटीपी एमटीपी सॉल्व करके बैठा है मेरा ये नहीं हुआ। ये बहुत सारी चीजें मैंने स्टूडेंट से मार्केट में सुनी है। प्लीज प्लीज डोंट कंपेयर, एवरीवन हैज हिज और हर ओन पेस ऑफ लर्निंग द थिंग्स। एक स्टूडेंट एक बार पढ़ के भी पूरा ग्रैप कर सकता है और एक स्टूडेंट को 3 बार भी लग सकता है। डोंट कंपेयर, आप अपने पेस पे पढ़ो, अपनी चीजें समझो, अपना माइंड रैपिंग समझो और उसके बेसिस में पढ़ो। ओके। तो सर अभी आपने जो भी डिस्कस किया, वहाँ पे अपने ये मार्क आउट किया कि सीएस में ज्यादातर स्ट्रेसफुल रहते हैं, स्पेशली एग्जाम डेज, और जो नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जिनसे वो अपनी स्टडी बूस्ट अप करे और वो नेगेटिविटी से बाहर आ जाए?
मुझे ऐसा लगता है दो चीजें। एक तो नेगेटिव हम सबसे ज्यादा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत इंस्पायर किया। जिन पर्सन की बातों से मैंने बहुत इंस्पायर हुआ, और मैं उसके बाद अभी तक तो ऐसा सच ऐसा कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं आई। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने मेरे को बताई, और मैंने उनकी बात सुनी और सीखी। उन्होंने मुझे लाइफ में बोला, सर कभी भी कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन को लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस, उन्हीं वो तभी आता है सर जब हम पास्ट या फ्यूचर की सोचते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट पे रहो, सिर्फ प्रेजेंट पे रहो। आप कोई भी वर्क को इस तरीके से डिवाइड कर लो। जैसे मान लो अगर मैं अभी एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट है एंजाइटी में, टेंशन में, बहुत डरे हुए भी है। बहुत सारे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट अभी जस्ट मेरे पास सेशन के पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बोला क्यों, क्या हो गया? बोले सर रिजल्ट जैसे जैसे पास आ रहा है और डर लग रहा है सर, क्या होगा क्या होगा। मैंने उसको एक बहुत सिंपल सी बात बताई, देखो एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप लाइफ में कोई चीज को लेके कुछ कर सकते हो तो उसको कर लो, सोचो मत। और जब अगर आप उस चीज को लाइफ में लेके कुछ नहीं कर सकते तो उसको सोच के भी अपने आप को टेंशन मत दो। जस्ट एन एग्जाम्पल, रिजल्ट को लेके अभी मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप और मैं रिजल्ट की डेट का वेट कर सकते हैं यस। एंड होप कर सकते हैं कि भगवान रिजल्ट अच्छा है। यस। यही कर सकते हैं हम। अब मैं अगर रिजल्ट को लेके बैठ के सोचते रहूं, बाप रे रिजल्ट क्या होगा, कितना परसेंट आएगा, इंस्टीट्यूट कैसे निकालेगी नहीं निकालेगी, क्या करेगी, भाई टैक्स में इतना चेंज है, तो वो होगा ये कि मैं और अपने आप को डिप्रेशन में रखूंगा। मैं अभी अपनी इफिशिएंसी कम कर दूंगा। अगर मैं ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहा हूं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाऊंगा। इससे बेटर ये है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप उसको मत सोचो। आपके हाथ में क्या है? पढ़ना। आपके हाथ में क्या है? जो चीजें आप कर सकते हो वो करो। आप वो मत सोचो जो चीजें नहीं कर सकते। आपका आधा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्मूला ट्राई करके देखे, एक बार पेन पेपर में लिख ले, भाई देख मैं यहाँ पर अटका हूँ, यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कर लेता हूँ, सोच के रहो। मैं पढ़ सकता हूँ ना, मेरा काम पढ़ना है ना, रात भर पढ़ लेता हूँ। अब मेरा काम पेपर बनाना तो नहीं है, तो मैं पेपर लेके क्या सोच रहा हूँ? अगर पेपर टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। मैं उस चीज को सोच ही क्यों रहा हूँ जो मेरे हाथ में नहीं है? मैं वो सोचता हूँ ना जो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में मेहनत करना है, मैं मेहनत करता हूँ, एफर्ट्स देना है, एफर्ट्स देता हूँ। कुछ चीजें हम अपने तक रखें और कुछ चीजें हम भगवान के लिए छोड़ दें। भगवान, मेरा काम था एग्जाम देने तक मेहनत करना, मैंने कर लिया। अब भगवान आप जो चाहोगे वो मुझे चलेगा। तो अगर ये चीजें सोचे स्टूडेंट, तो वो बहुत मेंटली अपने आप को रिलैक्स फील करेगा, उसे नॉर्मल लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट को समझना। ओके सर। तो सर आपने अभी ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है। तो कंक्लूजन से पहले हमारे यहाँ रैपिड फायर राउंड होता है। तो रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड? बिल्कुल सर, श्योर। ओके, शैल वी स्टार्ट? हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर वन, one taxation concept you love the most to teach? कैपिटल गेन। Okay. And the most hate topic, सॉरी। most hated topic to teach? हेटेड टॉपिक, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्वाइट थ्योरेटिकल चैप्टर। Okay. If you are not CA, then what are you? मैं सीए नहीं होता तो एमबीए प्लस बिजनेस। Okay. And if you are not teaching taxation, then which subject and why? टैक्सेशन नहीं पढ़ाता तो मैं अकाउंट्स पसंद करता, क्योंकि आई वॉज वेरी 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 स्ट्रांग इन अकाउंट्स। आई गॉट 84 इन अकाउंट्स इन इंटर, एंड आई गॉट 60। सर, जनरल स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं? सर एक ही चीज बता दीजिए, आप सीए फाइनल 6 अटेम्प्ट फेल हुए, सर आपको कभी नहीं लगा सीए छोड़ दूं? द ओके। मोस्ट मोस्ट हियर्ड क्वेश्चन, मैंने इतना सुना ही है, बाप बाप रे बाप। ओके। If you have to chance to change the past one thing, then what that would be? जो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है सीए की प्रिपरेशंस में, जो मैं आज स्टूडेंट को गाइड करता हूँ कि ये गलतियां तो मत करो जो मैं किया हूँ, कुछ नया करोगे तो दोनों सीखेंगे। तो वो मिस्टेक्स मैं जरूर सुधारना पसंद करूंगा। Okay. So here the rapid fire round is ended.
and come to the conclusion. Before conclusion, you would you like to say something to CA professional, ICAI, or to CA students? Would you like to say anything? मैं स्टूडेंट्स को एक बात जरूर शेयर करूंगा। डोंट कीप एनी ऑल्टरनेटिव्स फॉर सीए। आप सीए कर रहे हो ना, सोच के घुसे थे ना कि सीए बनना है, नाम के आगे चाहिए था ना सीए, फिर क्यों ऑल्टरनेटिव? मैंने भी तो 6 अटेम्प्ट दिया ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट हूँ, नो। मैंने भी 6 अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस रखा है सीए में। 6 अटेम्प्ट मीन्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स। उसके बाद मेरा फाइनल क्लियर आउट हुआ। तो आई एम सेइंग कि आप 1-2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट में सरेंडर क्यों करते हो? क्या हो गया? थोड़ा डिले ही सही, बट सक्सेस मिलेगा। और have trust, have faith. After CA, you are not able to imagine what life you are going to live. क्या लाइफ होगी, क्या रिस्पेक्ट होगा। आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ चल के देख लो। आपके पेरेंट्स कितना प्राउडली बोलते हैं कि हमारा बेटा सीए कर रहा है, हमारी बेटी सीए कर रही है। वो जब ये चीज बोलते हैं ना, तो उनके चेहरे की खुशी, स्माइल, उनके अंदर की फीलिंग, बस उसको 5 मिनट सोच लो। जिंदगी में सीए छोड़ने का या सीए को लेके कभी कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। अलग ही एनर्जी फील होगी कि मुझे करना है, मुझे अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करना है। बट करना है और सरेंडर नहीं करना है, कभी सरेंडर नहीं करना है। देखो, माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों को सक्सेस पहले मिल सकती है, कुछ को बाद में। इट डजंट मीन कि अगर किसी को बाद में मिल रही है तो वो गधा है या बेवकूफ है, इज डफर। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जन की अपनी लाइफ में अपनी एक पेस होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन 31 में सीए बना तो उसकी लाइफ वैनिश हो गई है, नो। ही हैज अ वेरी गुड लाइफ, वेरी गुड लाइफ। जस्ट हैव ट्रस्ट अपॉन योर सेल्फ सर, ट्रस्ट अपॉन योर सेल्फ। किसी के लिए कोई डोर्स क्लोज नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछते, सर हमें तो 3-4 अटेम्प्ट हो गया, अब कौन नौकरी में रखेगा? मैं बोला, ये कहाँ से आते हैं आप लोग के पास ऐसे क्वेश्चंस? ऐसा नहीं है। मैंने कई जगह न्यूज में पढ़ा है कि इवन 6 to 7 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को भी डिलॉयट ने रखा है, बहुत अच्छे बिग फोर्स ने रखा है। ऐसा नहीं है नहीं रखते यार, ये मिथ है। आप अच्छे से मेहनत करो, एफर्ट्स दो, और जो आपने ड्रीम किया उसके लिए कभी बैकआउट नहीं करो। बैकआउट कभी नहीं करना। डोंट थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। मैंने कभी जिंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं सोचा। सीए चाहिए था नाम के आगे, मतलब सीए ही चाहिए था। सपने में कॉन्वोकेशन का दिन दिखता था, और वो दिन कभी मैं नहीं भूल सकता। क्योंकि वो दिन, अपने पेरेंट्स को सोचो और कॉन्वोकेशन का दिन सोचो। विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, एक रात नहीं सो पाओगे जब तक वो सपना पूरा नहीं होता। मैंने भी नहीं सोया, आप भी नहीं सो पाओगे। हर रात अगर सपना आया तो वही आएगा। उसको सोच के पढ़ो, प्रोफेशन से प्यार होगा। आप ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है प्रोफेशन में, कैसी चीजें चल। देखो, नेगेटिविटी हर जगह होती है। इंपॉर्टेंट हमारे ऊपर है कि हम कितना नेगेटिव देखना चाहते हैं। मत देखो ना नेगेटिव। हमारा माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए, मुझे सीए बनना है, मेरे को मेरे पेरेंट्स को खुश करना है, उनकी इच्छा थी, मुझे अपने लिए सीए चाहिए, मेरे नाम के आगे सी, बस। फिर वाई आर वी सर्चिंग फॉर नेगेटिव थिंग्स? उसका अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, उसका ये नहीं हो रहा है, उसका ये नहीं हो रहा है, क्यों ये सब देखना? नहीं नहीं नहीं। बिलीव मी, हैव ड्रीम। और आजकल तो एक बहुत जबरदस्त चीज चलन पे होती है, जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर वो एक पोस्ट चिपका देते हैं कि सर सीए माई ड्रीम, या सीए के आगे अपना नाम लिख लेते हैं। करो ना वो सब। कोई बोलेगा यार ये तो चाइल्डिश बिहेवियर है। नथिंग इज चाइल्डिश सर, नहीं है ये चाइल्डिश। ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने फोन के वॉलपेपर में लिखता हूँ सीए। एंड टू बी फ्रैंक, मैं आप बोलो तो मैं अपने वॉलपेपर्स पे भी दिखा सकता हूँ, उसमें सबसे पहली लाइन ही यही है, सीए वर्धमान डागा। मुझे ये मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा लगता है, तो करूंगा ना मैं। आप अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखो। अप एंड डाउन हर जगह आएंगे, ऐसा नहीं है सीए में ही अप एंड डाउन है, सब जगह अप एंड डाउन से। बट इस अप एंड डाउन पे आप कैसे अपने आप को टैकल करते हो, ये डिफाइन करता है कि आप कितने आगे तक जाने वाले हो। तो मेरी एडवाइस हर एक स्टूडेंट से यही है कि नेगेटिव चीजें ना सर्च करो। बी ट्राई टू सर्च द थिंग्स विच आर पॉजिटिव। एंड हमेशा याद रखना, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। खुद को मोटिवेटेड रखो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको बाहर से 10 मिनट मोटिवेट कर पाएगा, बट खुद का मोटिवेशन ना आप ही के साथ चलते रहेगा। आप अगर रात में भी सीए सोचते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको बचा हुआ रहेगा तो आपको लगेगा अरे यार पढ़ना है भाई,
क्लियर करना है, पढ़ना है भाई, क्लियर करना है, नॉर्म के आगे सीए चाहिए। तो ये वाला जो पागलपन होता है ना, जुनून, वो रखो अपने अंदर, वो बहुत आगे लेके जाएगा आपको, वही बहुत आगे लेके जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टूडेंट मतलब आईसीआई प्रोस्पेक्ट में मैं आप लोगों को जस्ट एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर सी इंस्टीट्यूट ये कर रही है, वो कर रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको एक छोटी सी लास्ट एक पॉइंट बताता हूँ, फिर वी विल क्लोज दैट। एक लास्ट बात बताता हूँ, मैं जो 6 अटेम्प्ट फेल हुआ हूँ, जस्ट आई विल टेल माई मार्क्स, ताकि आप लोगों को एक बार पता तो चले कि कितना बुरा हो सकता है किसी के साथ। मैं जो 6 अटेम्प्ट फेल हुआ हूँ, मेरे टाइम पे फाइनल में 4 सब्जेक्ट्स होते थे ग्रुप 2 में, तो 200 वॉज पासिंग। ठीक है, अब तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए। तो Yes. सर मैं 4 सब्जेक्ट्स थे, मेरा स्कोरिंग कैसे आता था पता है? 192, 199, 197। मतलब रो भी नहीं पाता था और खुश भी नहीं हो पाता था। रो इसलिए नहीं पाता था क्योंकि मैं गधा नहीं हूं, मैंने पढ़ा है तब तो 197 पहुंचा हूं। Yes. और हंस इसलिए नहीं पाता था, पास तो हो ही नहीं रहा हूं मैं। मतलब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, बट मैं हर बार फेल होने के 2-3 दिन तक समय लेता था, अपने आप को समझाता था, और उसके बाद बैक टू स्टडीज। मुझे चाहिए, मेरे नाम के आगे सीए चाहिए। और मेरी दीदी की एक लाइन है जो मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम इंटर में जब मैं फेल हुआ था तब मुझे समझाई थी, एंड इट वर्क्स, एंड आज तक मैंने उस बात को याद रखी है। अगर रोने से कोई चीज का या दुखी होने से किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता है, तो आ तू और मैं बैठते हैं, चल रो लेते हैं, दुखी हो लेते हैं, सॉल्यूशन निकल जाएगा। इससे ज्यादा बेटर है ये सब मत कर। वर्क कर, अपनी कमियों पे वर्क कर, गलतियां ढूंढ, फाइट कर, गारंटेड रिजल्ट्स आएंगे। तो आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट ये बातें इम्प्लीमेंट करेगा तो गारंटीड है सर वो बहुत सक्सेसफुल होगा। Okay, sir. So, sir, shall we conclude this episode here? यस सर, डेफिनेटली, एंड इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई पर्सनली थिंक कि मैंने बहुत कोशिश की आपके थ्रू कम्युनिकेट करने की स्टूडेंट्स को, Yes. कि थोड़ा सा मेरी बातों से स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि यार ठीक है, फाइन, लेट्स बी रिलैक्स्ड, Yes. रिलैक्स रहते हैं, काम एंड कूल रहने की कोशिश करते हैं। अब देखो थोड़ा डर एंजाइटी तो होगा यार, मेरे Yes. को भी डर होता है रिजल्ट का, बोलने की बात है सर, मुझे भी डर लगता है। ये Yes. रिजल्ट के एक दिन पहले तो रात नींद मेरे को भी नहीं आती है, ऐसा नहीं है मैं इंसान नहीं था सर, मेरे को भी नींद नहीं आती थी, बट फाइन, जितना रिलैक्स रह सकते हैं, जितना काम कूल रह सकते हैं रहो। क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टुडे कि स्टूडेंट हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, माइग्रेन के इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, कई लोग डिप्रेशन पे चले जा रहे हैं, एंड आई डोंट Yes. वांट ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ चीजें शेयर कर दूं, कुछ मंत्रा शेयर कर दूं, ताकि शायद बहुत हेल्पफुल हो। Okay. Thank you, sir, for joining us today. And it was a great time. And thank you giving us such a your precious time to us. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।